तो बन जाएगा सबसे ये क्वेश्चन। साइक्लोट्रॉन में जो वोल्टेज लगता है उसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है? वोल्टेज लगता है कौन सा? एसी वोल्टेज। और उसको बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी ओसिलेटर। तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा? उसके लिए टाइम पीरियड याद होगा सबको? टाइम पीरियड कितना होता है? 2πm/क्यूबी। ये टाइम पीरियड है चार्ज पार्टिकल का जो सर्कल में घूम रहा है। और साइक्लोट्रॉन में चार्ज पार्टिकल को सर्कल में घुमाते हैं, उसका रेडियस बार बार बढ़ाते जाते हैं। और उस चार्ज पार्टिकल का जो टाइम पीरियड होता है वही टाइम पीरियड हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर वोल्टेज का भी होता है। एसी वोल्टेज का ही फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड वही होगा जो चार्ज पार्टिकल का होगा। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा पार्टिकल का? 1/टाइम पीरियड, यानी कि QB/2πm। तो क्या क्या गिवन है? क्यू दिया हुआ है किसका चार्ज? पार्टिकल का चार्ज है। तो अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल में कितना चार्ज होता है? अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस है, यानी कि हीलियम हीलियम प्लस प्लस। तो अल्फा पार्टिकल में कितना चार्ज है? 2 चार्ज है। तो क्यू का वैल्यू क्या पुट करेंगे? कितना पुट कर दें? 2 पुट कर दें। 2 2 इलेक्ट्रॉन पुट कर देंगे। तो क्यू का वैल्यू 2 नहीं पुट करके 2 इलेक्ट्रॉन पुट करना है। और मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 5 × 10⁻³ टेस्ला। और 2 पाई मास हो गया पार्टिकल का मास। तो अल्फा पार्टिकल में न्यूक्लियस में होता है 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, यानी कि उसका मास होता है 4 गुना मास ऑफ प्रोटॉन। ये हो गया मास 2πm। तो मास m है पार्टिकल का मास। तो पार्टिकल अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है? उसके अंदर में 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन है, लगभग उसका मास हो जाएगा 4 गुना मास ऑफ प्रोटॉन। सब वैल्यू पुट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.602 × 10⁻⁻19 हो गया। और इंटू 5 × 10⁻³ पाई 2 तो कट गया था ना, 2 2 कट गया। पाई का वैल्यू 3.14 इंटू 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो ये फ्रीक्वेंसी किस में आ जाएगा? हर्ट्ज में आ जाएगा। ये हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ द साइक्लोट्रॉन। हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी QB/2πm। और दूसरा पूछा गया है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना लेके अल्फा पार्टिकल निकलेगा, मतलब अल्फा पार्टिकल जो निकलेगा उसके पास कितना काइनेटिक एनर्जी होगा। तो उसके लिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज करेंगे। काइनेटिक एनर्जी जो अल्फा पार्टिकल को मिलेगा वो होगा 12mv²। और जब पार्टिकल निकलता है तो निकलते समय उसका स्पीड हो जाता है मैक्सिमम। मैक्सिमम हो के निकलेगा। तो पार्टिकल को मैक्सिमम कितना काइनेटिक एनर्जी मिलेगा? तो स्पीड उस समय भी क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। और स्पीड के लिए फॉर्मूला हमारे पास है, क्योंकि पार्टिकल सर्कल में चल रहा है। रेडियस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला क्या है? mv/QB। mv/QB। और जब रेडियस बढ़ता है तो
स्पीड भी बढ़ रहा है, क्योंकि स्पीड बढ़ने के कारण ही रेडियस बढ़ रहा है ना। और मैक्सिमम स्पीड लेके जब निकलेगा पार्टिकल एग्जिट से बाहर निकलेगा, तो उस समय रेडियस बढ़ते बढ़ते किसके बराबर हो जाएगा? डी के रेडियस के बराबर हो जाएगा। तो मैक्सिमम स्पीड के लिए रेडियस हो जाएगा किसके बराबर? डी के रेडियस के बराबर। ये रेडियस किसका रेडियस है? डी का रेडियस है। तो अब यहां से हम लोग निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम स्पीड कितना होगा। तो मैक्सिमम स्पीड के लिए क्या फॉर्मूला आ गया? मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला आ गया यहां से क्यू बी आर बाई एम। क्यू बी आर बाई एम, यहां से वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा हाफ एम और वी मैक्स का स्क्वायर है, तो क्यू बी आर बाई एम का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? क्यू बी आर का स्क्वायर बाई 2 इंटू मास। अब सभी वैल्यू पुट कर देंगे इस फॉर्मूला में। क्यू का वैल्यू कितना पुट करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 5 इंटू 10 के पावर 3 टेस्ला, रेडियस डी का रेडियस, और एम क्या है? मास ऑफ दी पार्टिकल। सब वैल्यू पुट करेंगे तो क्यू का वैल्यू है 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 गुना 1.602 इंटू 10 टू दी पावर -19, ये हो गया चार्ज। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 5 इंटू 10 के पावर 3, रेडियस का वैल्यू 2 मीटर, ये पूरा का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाई, इसके बाद नीचे डिवाइड होगा कितना से? डिवाइडेड बाई 2 इंटू मास ऑफ प्रोटोन। मास ऑफ प्रोटोन कितना है? 1.67 इंटू 10 के पावर -27। तो ये आंसर किस में आ जाएगा? ये आंसर आ जाएगा जूल में। डेटा जो है वो हम बिना रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए दे दिए हैं, तो प्रोसेस तो यही बनेगा जब तक कि स्पीड लाइट के स्पीड से ज़्यादा ना हो जाए। अगर कुछ डेटा में ऐसा हो गया कि स्पीड लाइट के स्पीड के आसपास पहुंचने लगा, तो फिर ये कैलकुलेशन जो है उसमें चेक करना पड़ेगा। रिजल्ट का डेटा जो रहेगा तो डायरेक्ट रिजल्ट यूज करना है। हम तो डेटा बिना कुछ ज़्यादा सोचे बता दिए हैं। हो सकता है कि तुम मुझसे इस डेटा से स्पीड निकाल लो और स्पीड का वैल्यू आ गया 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, तो उस हाई स्पीड में जब स्पीड 1 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के ऑर्डर में चलने लगेगा, तो वहाँ पर मास रहता है कांस्टेंट नहीं है। जो हम लोग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बोल दिए हाफ एम वी स्क्वायर, मास हमेशा क्या मान लिए हैं? ये मान लिए हैं 4 गुना मास ऑफ प्रोटोन मान लिए हैं। ये मास उस समय कांस्टेंट नहीं रहेगा, मास हो जाएगा वेरिएबल। चाहे मास कितना भी छोटा हो, अगर लाइट के स्पीड में वो चला गया तो उसका मास क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसका मास जो अभी इतना छोटा मान चल रहे हैं, अगर स्पीड उस रेंज में चला गया होगा तो फिर मास कांस्टेंट लेके नहीं बनाएंगे। उस समय हम लोग जो मास का वैल्यू है वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, वो वैल्यू यूज करेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब हम लोग थोड़ा सा सतर्क रहेंगे केवल कि कभी ऐसा डेटा तो हम बिना सोचे दे दिए ना, प्रैक्टिकल वैल्यू तो हम देख के नहीं दिए हैं। तो इसमें सावधानी यही रखना है कि अगर स्पीड लाइट के रेंज में चला गया है तो उस केस में मास को कांस्टेंट नहीं लेना है। मास का जो रिलेटिविस्टिक वैल्यू का फॉर्मूला है वो हम लोग लेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है ये क्यूबी बाई 2 पाई एम, और काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल को जो मिलेगा उसका फॉर्मूला ये है। बस वैल्यू सब पुट कर देंगे सही तरीके से। अब इसमें एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो पूछा जाता है, ये हो गया था ना। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइक्लोट्रॉन में इलेक्ट्रॉन के स्पीड को क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं, यानी कि साइक्लोट्रॉन में स्पीड बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लिया जा सकता है।
तो इलेक्ट्रॉन में क्या दिक्कत है? इलेक्ट्रॉन में क्या दिक्कत है? अल्फा पार्टिकल या इस तरह का कोई बड़ा मास वाला पार्टिकल ही क्यों साइक्लोट्रॉन में यूज किया जाता है उसके स्पीड बढ़ाने के लिए? इलेक्ट्रॉन को क्यों यूज नहीं किया जा सकता है? क्या क्या कारण हो सकता है? तो क्या इसमें रीजन क्या हो सकता है? कोई बता सकता है? बोलो। इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल में क्या डिफरेंस है? दो डिफरेंस बताना है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में चाहे अल्फा पार्टिकल में। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल, इस दोनों में दो डिफरेंस बताना है। कौन कौन डिफरेंस है? एक डिफरेंस तो है किसका? चार्ज का डिफरेंस है। एक वाला में चार्ज निगेटिव है, एक में चार्ज क्या है? पॉजिटिव है। तो क्या हम लोग इससे इस निष्कर्ष से पहुंच सकते हैं कि केवल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को ही हम लोग साइक्लोट्रॉन में रख के सिलेक्ट करा सकते हैं? दूसरा हो गया मास। इसका मास कितना है? 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 31 किलोग्राम, और इसका है 1.67 इंटू 10 के पावर माइनस 27 किलोग्राम। तो इसका इस ऑर्डर में है 4 गुना इतना, तो इस ऑर्डर में है, और इसका इस ऑर्डर में है। तो देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास अल्फा से कितना गुना कम है? 1/10,000 के आसपास है। तो अल्फा पार्टिकल से या प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन का मास इस ऑर्डर में कम है, 1/5000, 10,000 ऐसे है, बहुत ही छोटा है। और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? साइक्लोट्रॉन में क्या क्या चीज होता है उस पर ध्यान रखेंगे। तो साइक्लोट्रॉन में होता है तो डी होता है, और इस डी को कनेक्ट किया जाता है हाई फ्रीक्वेंसी वोल्टेज ऑसिलेटर से। हाई फ्रीक्वेंसी वोल्टेज ऑसिलेटर से और सेंटर पे पार्टिकल को रखा जाता है। पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड स्टेब्लिश करके पार्टिकल को सर्कल में घुमाया जाता है। तो पार्टिकल सर्कल में घूमते हुए जैसे जैसे इसका स्पीड बढ़ेगा तो इसका रेडियस भी बढ़ता जाएगा, और फाइनली ये डी के एग्जिट से बाहर निकल जाएगा। एग्जिट से बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर जो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है उसका फ्रीक्वेंसी कितना आया था? फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का उल्टा, तो क्यूबी बाई 2πm। अब देख लो कि जिसका मास बहुत छोटा होगा उसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगा। ज्यादा फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि मान लो कि यहाँ जो वोल्टेज ऑसिलेटर लगाए हैं वो एक बार में 1000 बार डायरेक्शन चेंज कर सकता है। मतलब कि एक बार में 1000 इधर हो सकता है, फिर एक बार में इधर हो सकता है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और जितना देर में पार्टिकल आधा सर्कल घूम लेगा उतना देर में इस इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन को स्विच कर देना है। जब इलेक्ट्रॉन, ये जो पार्टिकल है अल्फा पार्टिकल, वो जब आधा सर्कल कंप्लीट करेगा, आधा सर्कल तक क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था जो स्पीड को बढ़ा रहा था, और नेक्स्ट हाफ सर्कल के बाद जब डी में वो हाफ साइकिल के बाद डी में इन करेगा तो इलेक्ट्रिक डायरेक्शन उल्टा हो जाना है। तो दोनों का जो फ्रीक्वेंसी है एकदम क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर ये 1 सेकेंड में 100 बार अपना डायरेक्शन चेंज करा तो पार्टिकल को भी 100 सर्कल कंप्लीट कर लेना होगा। अगर ये 1 सेकेंड में 100 साइकिल कंप्लीट कर रहा है तो इसको भी 100 सर्कल कंप्लीट कर लेना होगा। दोनों का टाइम पीरियड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, या फ्रीक्वेंसी भी सेम होना चाहिए। तो ये जो वोल्टेज ऑसिलेटर है, अगर मान लो कि चार्ज पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी कुछ और है और यहाँ पे हम कोई भी वोल्टेज ऑसिलेटर लगा दिए तो उसको एक्सेलेरेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब ये डी में घूम रहा होगा तब तक ये डायरेक्शन चेंज करके सिंक्रोनाइज नहीं हो पाएगा। मतलब मैच कर जाना चाहिए कि जब ये आधा सर्कल कंप्लीट करके आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में हो गया, उसका स्पीड को बढ़ा दिया। फिर जब आधा सर्कल कंप्लीट करके आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट में चला गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड बढ़ाता है। कहाँ पर स्पीड बढ़ा रहा है? दोनों डी के बीच में जो गैप है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब इधर है
तो पार्टिकल आधा सर्कल कंप्लीट करके यहाँ पर ऐसे आ रहा था। फिर अगला बार ये आधा सर्कल इसमें घूमेगा, तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोजिट में हो जाना है, और इस बार फिर इसका स्पीड बढ़ेगा, स्पीड बढ़ा तो रेडियस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी कि दोनों का फ्रीक्वेंसी एग्जैक्ट होना चाहिए। अगर फ्रीक्वेंसी अलग हो गया तो फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर काम ही नहीं कर पाएगा। ये मान लो कि अभी रास्ते में ही है, तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया था और फिर डायरेक्शन अपना चेंज कर लिया, तो वो जब स्पीड बढ़ाने का समय है उस समय यूज में नहीं हो पाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सही से यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड को घटा भी सकता है, कभी बढ़ा भी सकता है, तो फाइनल रिजल्ट अच्छा नहीं मिलने वाला है, तो उससे स्पीड नहीं बढ़ने वाला है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी वोल्टेज ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी भी वही होना चाहिए जो चार्ज पार्टिकल का है, और फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है। मास ऐसा चीज है जो स्पीड पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन का मास एक तो बहुत छोटा है, सोच लो कि अल्फा पार्टिकल का जो भी अल्फा पार्टिकल के लिए हम जो भी फ्रीक्वेंसी यूज करें, उस फ्रीक्वेंसी से इसका फ्रीक्वेंसी कितना गुना होगा इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर अल्फा के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी एफ, तो इलेक्ट्रॉन यूज करने पे फ्रीक्वेंसी कितना टाइम्स हो जाएगा, 10,000 गुना फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, 10,000 5,000 गुना फ्रीक्वेंसी ऐसे हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि एक सेकंड में वो इतना बार कंप्लीट कर लिया, फ्रीक्वेंसी 100 हुआ मतलब एक सेकंड में 100 साइकिल कंप्लीट कर लिया। अब सोचो कि ऐसा वोल्टेज ऑसिलेटर बनाना जो एक सेकंड में 100 साइकिल कंप्लीट कर रहा है, और ऐसा बनाना जो एक सेकंड में 100 गुना 10,000 बार कंप्लीट कर रहा है, तो पॉसिबल थोड़ा कम पॉसिबिलिटी कमेगा ना, टफ टास्क हो गया ना। तो इसका मास बहुत कम होने के कारण, इलेक्ट्रॉन का मास कम होने के कारण फ्रीक्वेंसी जो होना चाहिए वोल्टेज ऑसिलेटर का वो बहुत हाई हो जाएगा। एक तो उतना हाई फ्रीक्वेंसी वाला वोल्टेज ऑसिलेटर बनाना प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है, और अगर बना भी लिए तो उसके बाद देखो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा है, जैसे ही उसका स्पीड बढ़ने लगेगा तो उसका मास भी तेजी से चेंज होने लगेगा, क्योंकि मास किस पे डिपेंड करता है, मास डिपेंड करता है स्पीड पे। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास m, अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसका मास कितना है m0, जिसको बोलते हैं रेस्ट मास। अगर किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में रख दो तो उस समय जो उसके पास मास है वो हो गया रेस्ट मास। लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट किसी चलना शुरू कर दिया किसी वेलोसिटी के साथ, या कोई ऑब्जर्वर उसको उस वेलोसिटी से देख रहा है, तो मास डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे, तो उसका मास कितना हो जाएगा, m0 से चेंज होके m हो जाएगा, और m का वैल्यू कितना होगा, तो m0 बाई √1 माइनस v² बाई c²। ये है मास m। जब मास रेस्ट में था तो उसके पास मास था m0, और जब वो चलना शुरू किया स्पीड v के साथ तो उसका मास हो गया m। तो इलेक्ट्रॉन का मास किस पे डिपेंड कर रहा है, v पे, चाहे किसी पार्टिकल का। लेकिन अल्फा पार्टिकल का मास m0 जो है ना वो बड़ा है, तो उसका मास जो है बहुत तेजी से चेंज नहीं होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास इतना छोटा है कि स्पीड अगर इसका अगर अचीव हो जाए 1,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड, 50,000 मीटर पर सेकेंड, तो उस केस में मास इसका बहुत तेजी से चेंज हो जाएगा, और मास चेंज होने के कारण उतना फिर क्या होगा, मास चेंज होने लगेगा तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज होने लगेगा। लेकिन जो हम लोग वोल्टेज ऑसिलेटर यूज किए हैं उसका फ्रीक्वेंसी तो एक बार जो सेट कर दिए वही ना रहेगा। वोल्टेज ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का फ्रीक्वेंसी चेंज होने लगा, थोड़े समय के बाद ही इलेक्ट्रॉन का फ्रीक्वेंसी चेंज होने लगेगा, तो फिर उस समय मैच नहीं कर पाएगा फ्रीक्वेंसी के साथ, तो इसका स्पीड को नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर हम साइक्लोट्रॉन के अंदर में रख देंगे तो उसके स्पीड को नहीं बढ़ा सकते। वो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन तुरंत साइक्लोट्रॉन से बाहर निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन का फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, बहुत तेजी से घूमेगा, तो वो विद इन नो टाइम साइक्लोट्रॉन से बाहर निकल जाएगा। अल्फा पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम है तो वो थोड़ा धीरे धीरे चलेगा और उसका स्पीड बढ़ते बढ़ते बाहर निकलेगा। तो इलेक्ट्रॉन के साथ ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि इलेक्ट्रॉन को साइक्लोट्रॉन में रखने के साथ ही वो बाहर तुरंत निकल जाता है बिना स्पीड ज़्यादा बढ़े। तो उसके पीछे कारण क्या है, एक तो इलेक्ट्रॉन का छोटा मास, और दूसरा इलेक्ट्रॉन का मास तेजी से वेरी करता है विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा। तो इसका रीजन क्या है, रीजन यह है कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा होने के कारण फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होना चाहिए, और मास में वेरिएशन के चलते फ्रीक्वेंसी भी तेजी से वेरी कर जाएगा, तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन के स्पीड को नहीं बढ़ाया जा सकता है।
तो याद रखना है कि साइक्लोट्रॉन में बहुत छोटा पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन है या उस तरह का और भी कोई छोटा पार्टिकल है, उसके स्पीड को नहीं बढ़ाया जा सकता है। कोई भी पार्टिकल प्रोटॉन या उस टाइप का मास का, प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल, बीटा हीलियम प्लस प्लस हो गया यानी अल्फा पार्टिकल, या बेरिलियम +3, लिथियम प्लस प्लस, जो भी आयन होगा उसका स्पीड को बढ़ा सकते हैं। मास सभी का वेरी करता है, अल्फा का भी वेरी करेगा, बाकी हर पार्टिकल का करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा होने के चलते उसका वेरिएशन भी, छोटा सा वेरिएशन भी क्या होगा, वो फ्रीक्वेंसी में लार्ज चेंज ला देगा। तो फ्रीक्वेंसी जैसे ही वेरी कर गया, इलेक्ट्रॉन का फ्रीक्वेंसी कुछ और है और साइक्लोट्रॉन का वोल्टेज ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी कुछ और है, वो कितना किसी फ्रीक्वेंसी का तुम उसमें लगा दो, इलेक्ट्रॉन का फ्रीक्वेंसी तुरंत चेंज हो जाता है। तो उसका फ्रीक्वेंसी तुरंत चेंज होने के कारण फिर मैच नहीं कर पाएगा, जिसको बोलते सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पाएगा। दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम हो गया, मैच कर गया, यानी कि सिंक्रोनाइजेशन होना जरूरी है, तभी काइनेटिक एनर्जी बढ़ पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के साथ क्या समस्या है कि इसको जैसे ही साइक्लोट्रॉन में रखेंगे ये बहुत कम समय में साइक्लोट्रॉन से बाहर आ जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक एक है, मैग्नेटिक डाइपोल डिस्कस किए थे हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक डाइपोल। नेक्स्ट है मैग्नेटिक डाइपोल। सबका इलेक्ट्रिक डाइपोल तो पढ़ा हुआ है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल का रिजल्ट सबको याद है। इलेक्ट्रिक डाइपोल किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल में होता है एक -q और +q, इसको हम लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल जिस तरह से होता है उस तरह से होता है मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेट में क्या क्या होता है? मैग्नेट में एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। साउथ पोल को तुम समझो माइनस चार्ज की तरह, नॉर्थ पोल को समझो प्लस चार्ज की तरह। तो हम लोग जैसे इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, मैग्नेट को भी बोलेंगे मैग्नेटिक डाइपोल। तो मैग्नेटिक डाइपोल का मतलब समझ गया, किसी भी मैग्नेट को हम लोग क्या बोलेंगे, उसमें 2 पोल होता है तो उसको बोलेंगे कि वो मैग्नेटिक डाइपोल है। अगर एक पोल होता तो उसको क्या बोलेंगे, सिंगल पोल होता तो बोलते मोनोपोल। और 2 पोल है नॉर्थ साउथ पोल, जिसको बोलेंगे डाइपोल। ये है मैग्नेटिक डाइपोल, जिसमें एक पोल होगा नॉर्थ पोल, एक पोल होगा साउथ पोल। जैसे किसी डाइपोल का होता है डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट किधर होता है, डायरेक्शन किधर होता है, -चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ, ये डायरेक्शन होता है डाइपोल मोमेंट का, जिसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट वेक्टर। उसी तरह से किसी मैग्नेट का भी डाइपोल मोमेंट होगा, उसको बोलेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये वाला है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। तो इस मैग्नेट का होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किधर होगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ। और इसको जनरली हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल M से। पढ़ा चुके हैं ना, वही तो हमको पूरा याद आ रहा था कि हम पढ़ाए, पिछले बार बार पूछे, ये हो गया था ना। IA करंट इंटू एरिया वाला फॉर्मूला बताए थे, तो वही तो बच हो गया था। तो रिवीजन तो हो गया ना। मैग्नेटिक डाइपोल में हमको याद है कि इलेक्ट्रॉन एटम का डाइपोल भी पढ़ा दिए थे, 9.27 इंटू 10⁻24 4 मैग्नेटॉन हुआ है, देखो तो कॉपी में है ना। हाँ याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। इलेक्ट्रॉन एटम का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बताया जा चुका है 9.27 इंटू 10⁻24 बोर मैग्नेटॉन। यहाँ तक हो चुका है। एक बच गया था छोटा सा चीज, टॉर्क के बारे में बताना रह गया था, टॉर्क वाला चीज बचा था। डाइपोल मोमेंट तो सबको याद हो गया। और डाइपोल मोमेंट में हम और भी बताए थे कि ये तो डाइपोल मोमेंट हो गया, जैसे कोई मैग्नेट में होता है डाइपोल मोमेंट, उसी तरह से हर करंट कैरिंग लूप जो है वो भी एक मैग्नेट है।
हर करंट कैरिंग वायर जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो क्या है, मैग्नेट है, उसको मैग्नेट की तरह मानेंगे। जैसे मान लो कि ये रिंग है, रिंग है, तो रिंग प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से, मान लो कि इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ये रिंग मैग्नेटिक फील्ड किधर प्रोड्यूस करेगा, तो करंट के डायरेक्शन में राइट हैंड के फिंगर को मोड़ना है, तो राइट हैंड के फिंगर को करंट के डायरेक्शन में बेंड करेंगे तो डायरेक्शन इनटू द प्लेन, यानी कि ये प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इनटू द प्लेन, अंदर की तरफ। अब मैग्नेटिक फील्ड समझ लो कि अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब ये जो करंट कैरिंग वायर है, लूप है, ये एक ऐसे मैग्नेट की तरह है जो मैग्नेटिक फील्ड किधर भेजेगा, अंदर की तरफ। और ये मैग्नेट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड किधर प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ, ऐसे प्रोड्यूस करता है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो भी बनेगा वो तो क्लोज लूप बनता है, तो सब जानते ही हम लोग, कैसे जा करके फिर बाहर में ये क्लोज लूप बनाएगा। ऐसे कुछ क्लोज लूप बनाएगा। लेकिन एक रफ आइडिया है ना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे प्रोड्यूस कर रहा है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो मान लो कि हम बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इधर प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसके जगह पर समझ लें कि यहाँ पर एक मैग्नेट है, कैसे है, इधर क्या कौन सा पोल है, साउथ पोल है, इधर कौन सा है, नॉर्थ पोल है। अगर हम बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, इधर प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम लोग सोचेंगे कि एक कैसा मैग्नेट होना चाहिए, इधर होना चाहिए कौन सा पोल, साउथ पोल, इधर होना चाहिए नॉर्थ पोल, तो साउथ से नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड निकलता है। ये वाला जो वायर है मैग्नेटिक फील्ड किधर प्रोड्यूस कर रहा है, अंदर की तरफ, तो इसको हम लोग समझेंगे कि ये वायर इक्विवेलेंट टू ए मैग्नेट है, और इस मैग्नेट का डायरेक्शन किधर हो गया, इस तरफ हो गया साउथ पोल, इधर हो गया नॉर्थ पोल। जैसे इसके पास डाइपोल मोमेंट है उसी तरह से इसके पास भी डाइपोल मोमेंट है, और डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इंटू एरिया, यही ना होता है, करंट इंटू एरिया। एरिया का डायरेक्शन कैसे बताए थे, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है उस डायरेक्शन में हाथ को घुमाना है, जो डायरेक्शन थंब का होगा वही डायरेक्शन एरिया का होगा। ये हो गया करंट इंटू एरिया। और ये हम लोग देखें कि अगर मैग्नेट यहाँ पर है, एक दूसरा मैग्नेट लाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर मैग्नेट है और उसके पास में एक दूसरा मैग्नेट लाएंगे तो मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा और फोर्स लगाएगा, और फोर्स लगने चलते मैग्नेट देखते हो रोटेट भी कर जाता है। तो मैग्नेट के साथ दो चीज हो सकता है, एक फोर्स लगने के चलते वो चलना शुरू कर देगा, और दूसरा चीज फोर्स लगने के चलते वो रोटेशन में आ जाएगा। तो जिस तरह से मैग्नेटिक फील्ड किसी मैग्नेट को क्या कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड किसी मैग्नेट को रोटेट कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड किसी मैग्नेट को रोटेट कर सकता है और उसको मूव भी करा सकता है। तो हम लोग रोटेशनल इफेक्ट का नाम क्या जानते हैं, टॉर्क। कोई फोर्स किसी चीज को घुमा रहा है तो हम बोले कि फोर्स उस पर क्या लगा रहा है, टॉर्क लगा रहा है। तो इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड भी किसी लूप को, क्वाइल को क्या करता है, रोटेट करता है। देखते हो कि मोटर, जनरेटर, फैन, कोई भी चीज है वो रोटेशन में है, उस पर रोटेशन में होने का मतलब क्या है, टॉर्क लग रहा है। टॉर्क कैसे लगता है, टॉर्क लगता है जब किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, किसी करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। कोई अगर वायर है तो उस पर केवल फोर्स लगेगा, उस पर केवल फोर्स लगेगा, टॉर्क नहीं लगेगा। लेकिन अगर लूप बन गया, क्वाइल बन गया, तो उस पर फोर्स भी लगेगा, टॉर्क भी लगेगा। तो नेट फोर्स हो सकता है जीरो हो, लेकिन किसी चीज पे हो सकता है फोर्स एक नीचे है एक ऊपर है, तो नेट फोर्स जीरो हो गया, लेकिन वो फोर्स क्या करेगा, उसको रोटेट कर देगा। तो किसी क्वाइल को मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर सकता है, उस पर रोटेट करने के लिए टॉर्क लगाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल, टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल कितना होगा, टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल। टॉर्क को रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से, टॉर्क वेक्टर। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, डाइपोल मोमेंट क्रॉस बी। जैसे
इलेक्ट्रिक डाइपोल पे टॉर्क लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, P क्रॉस E। इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़े थे फॉर्मूला, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल पे जो टॉर्क लगता है उसका फॉर्मूला था P क्रॉस E। यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल का क्या हो गया, M क्रॉस B। M हो गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये टॉर्क का फॉर्मूला है। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है वो तो जानते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है करंट इनटू एरिया, करंट इनटू एरिया क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। तो आई ए क्रॉस बी, ये हो गया टॉर्क का फॉर्मूला, आई ए क्रॉस बी। और क्रॉस प्रोडक्ट जैसे निकालते हैं उसी तरह से क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, लेकिन ये तो एक लूप के लिए हुआ है। अगर मान लो कि किसी कॉइल में बहुत सारा लूप है, तो टोटल ये तो टॉर्क हो गया किस पर, एक सिंगल लूप पर, टॉर्क ऑन ए लूप। अगर कोई एक कॉइल है तो कॉइल में बहुत सारा लूप होगा, बहुत सारा लूप होगा, तो एक लूप का टॉर्क कितना है। अगर ऐसा सिमिलर एन लूप है, सभी लूप एक जैसा है, सभी रिंग एक जैसा है, तो टोटल कॉइल कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनटू टॉर्क ऑन वन लूप, एन आई ए क्रॉस बी, एन आई ए क्रॉस बी। एन क्या है, ये है एक रिंग का टॉर्क, और इसमें ऐसा एन रिंग है, ऐसा एन रिंग है, एन रिंग पे टोटल टॉर्क कितना हो जाएगा, एन आई ए क्रॉस बी। सभी रिंग इसमें सेम होगा तब, अगर मान लो कि रिंग का साइज अलग अलग हो रहा है तो वहां पर फिर इंटीग्रेशन या एक एक करके सबको ऐड करना पड़ा कि इस रिंग पे इतना टॉर्क, उस पे इतना टॉर्क, उस पे इतना टॉर्क, लेकिन सब रिंग एक जैसा है, तो सीधे एक रिंग नंबर ऑफ रिंग से नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये फॉर्मूला हम लोग पहले भी यूज किए थे गैल्वेनोमीटर में, याद होगा सबको। गैल्वेनोमीटर में हम लोग गैल्वेनोमीटर कैसे बनाते हैं, किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर वायर को टाइटली उंड करके बनाते हैं, और उसमें जब करंट जाता है तो करंट जैसे ही उस वायर में फ्लो होता है तो कॉइल में टॉर्क लगने के चलते वो रोटेशन में आता है, उसके कारण नीडल में डेविएशन होता है। याद होगा कि गैल्वेनोमीटर में हम लोग देखे थे कि कोई ऐसा वुडन प्लेटफॉर्म है या इंसुलेटिंग मटेरियल का बना हुआ प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर टाइटली उंड कॉइल है, और यहाँ पर एक मैग्नेट रख करके मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया गया। मैग्नेटिक फील्ड इसमें प्रोड्यूस हो चुका है, और जैसे ही इस वायर में करंट जाएगा, जैसे ही इस वायर में करंट जाएगा उसके चलते लूप में रोटेशन होगा ड्यू टू टॉर्क, और उसके चलते जो इससे अटैच्ड नीडल है उसमें भी डेविएशन होगा। डेविएशन क्या बताता है कि करंट इसमें गया, तो करंट किसी लूप में अगर फ्लो करेगा तो उस लूप को टॉर्क मिलेगा। टॉर्क कितना मिलेगा, एन आई ए क्रॉस बी। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, एन है नंबर ऑफ टर्न्स। ये फॉर्मूला कब सही है, जब सभी टर्न सेम साइज का हो। अगर टर्न मान लो कि यहाँ पर टर्न का रेडियस सबका सेम है, ये ठीक है, फॉर्मूला सही हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा टर्न कॉइल बना दो, टर्न का रेडियस चेंज हो रहा है, तो हर टर्न का अलग अलग टॉर्क निकालना पड़ेगा। या मान लो कि ऐसा कॉइल है जिसमें हर टर्न का रेडियस चेंज हो रहा है, तो वहाँ पर स्पाइरल हो गया, तो उस केस में सभी रिंग का रेडियस अलग अलग है, तो एक एक रिंग करके टॉर्क निकाल करके ऐड करना पड़ेगा। तो इस केस में ये फॉर्मूला लगेगा, एन आई ए क्रॉस बी नहीं लगेगा, इसमें भी नहीं लगेगा। इस केस में एन आई ए क्रॉस बी लग जाएगा ये सब में।